नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे के चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा एक टॉपिक है जो कि काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। काय चिकित्सा ही नहीं, अगर हम इसको देखें सामान्य दृष्टि से तो हमारे ये चरक में भी आता है और उसके साथ साथ ही रोग निदान में भी देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी सा एक टॉपिक है, पर जब ये बॉडी में रहता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो देखेंगे, टॉपिक का नाम है विबंध। तो आज हम बात करेंगे विबंध के बारे में। तो विबंध को हम स्टार्ट करें उससे पहले इसका सामान्य देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चरक संहिता में सूत्र 14 और 27 में इसका वर्णन आया है। साथ ही चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 5 में इसका वर्णन है, यानी कि गुल्म चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन आया हुआ है। साथ ही सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के अध्याय नंबर 56 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इसके वर्णन हमने देखे कहाँ कहाँ पर है, इसकी निरुक्ति हम इसके साथ में देखेंगे क्या इसकी निरुक्ति बताई गई है। तो निरुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो वी उपसर्ग लगने पर बंद बंधने धातु, मतलब वी उपसर्ग के साथ में जब कभी बंद बंधने धातु लगेगी तो वहाँ बनता है विबंध। ठीक है, विबंध। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का मार्ग अवरोध हो जाना किसी चीज़ के विपरीत गति करने के कारण, तो उसे कहते हैं विबंध। सिंपली समझने वाली बात है कि कोई भी चीज़ है वो जब भी कभी विमार्ग गति करेगी, जैसे कि आप रोड पे भी देखते हैं कि टू साइड बनी रहती है, एक जाने वालों के लिए और एक आने वालों के लिए। पर कभी कभी क्या होता है, जो जाने वाले होते हैं वो आने वालों की लाइन में ही आ जाते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर रश वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एक तरीके से रश हो जाता है, जाम लग जाता है। तो वही जाम जो है हमारी बॉडी में जब कभी होता है तो उसे विबंध कहा जाता है। सिंपली इसको समझ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसके निदान के बारे में। तो देखिए, निदान क्या है इसके, उनके बारे में देखेंगे। तो आहारज और विहारज दो निदान देखेंगे। तो अकाल में भोजन कर रहा है कोई भी व्यक्ति, यानी कि जैसे कि हम बात करें अध्यशन, यानी कि पहला जो भोजन उसने किया उसके जीर्ण होने से पूर्व ही उसने क्या कर लिया, दोबारा भोजन खा लिया। ठीक है, विरुद्ध भोजन, उसके साथ साथ विरुद्ध भोजन में आपका विषम जो आता है अपना विषमाशन। तो विषमाशन में क्या होता है, विषम मात्रा में और विषम काल में, ठीक है, भोजन कर लेना। ठीक है, उसके साथ साथ ही रुक्ष भोजन अगर करेगा, विष्टम्भी कषाय रस का अति सेवन करेगा, पानी को कम पिएगा, ठीक है, तो वहाँ रुक्षता उसके अन्न में आती चली जाएगी, क्लेद उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इस कारण भी वहाँ पर क्या होता है, विबंध होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ अब विहारज में देखेंगे। तो विहारज में देखिए, संधारण यानी कि वेगों को धारण कर लेगा, अकाल पुरुष त्याग करेगा, बिना मतलब में, कोई मतलब नहीं है और बैठे रहे हैं कि त्याग करना है, ऐसा कुछ नहीं। रात्रि जागरण करके वात का प्रकोप करेगा या फिर अतिश्रम करेगा जिससे कि वात का प्रकोप होगा, और जो भोजन अपना ले रहे हैं वो कैसा हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा वात के कारण, तो उस वजह से भी विष्टम्भ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो लक्षण में देखिए, अरुचि, अजीर्ण, मल में कठोरता मिलेगी, उदर में शूल होता है। जब मल में कठोरता है तो मल त्याग करने में भी कठिनाई होती है। आटोप मिलेगा, अनाह, अल्प मात्रा में मल का त्याग होगा, और साथ ही साथ शिराशूल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक से लक्षण हैं जो आपको उसमें देखने के लिए मिलते हैं। संप्राप्ति की बात करेंगे, क्या संप्राप्ति है। तो देखिए, संप्राप्ति के लिए क्या बोला गया है। तो संप्राप्ति में इन्होंने ज़्यादा कुछ टिपिकल वे में नहीं, बस जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसी वे में इन्होंने भी बताई है कि निदान का सेवन हुआ, उससे क्या हुआ, त्रिदोष का प्रकोप हुआ, जिसमें मुख्यतः वात का प्रकोप हुआ। ठीक है, वात द्वारा क्या हुआ, पक्वाश्य का जो मल था उसका उसने क्या कर लिया, शोषण कर लिया। तो जैसे ही वो पक्वाश्य का मल का शोषण करेगा, तो शोषण होते ही उनका सारा का सारा जो मॉइस्चर था, एक तरीके से जो लुब्रिकेशन था, वो क्या कर लिया, उसने अब्जॉर्ब कर लिया वात ने। तो करते ही क्या हुआ, जो मल था जो अपने लुब्रिकेशन के माध्यम से आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा था और हमारी थोड़े टाइम बाद में बॉडी से निकलने वाला था, वो क्या हुआ, उस लुब्रिकेशन के ना होने की वजह से वहीं के वहीं पर रुक गया और उसने कंडीशन क्रिएट कर दी जो कि हो गई विबंध। तो इस तरीके से हम इसकी संप्राप्ति को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं संप्राप्ति घटक के बारे में। तो देखिए क्या क्या घटक हैं। तो दोष देखिए, वात और कफ है। दुष्य अगर बात करें तो पुरुष है। स्रोतस भी पुरुषवाह स्रोतस है। अधिष्ठान की अगर हम बात करते हैं पक्वाश्य। स्वभाव कैसा है, मृदु स्वभाव है इसका। साध्यता की दृष्टि से साध्य है। ठीक है, तो ये इसके संप्राप्ति घटक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे शोधन चिकित्सा के लिए क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, अभ्यंग और स्वेदन बताया गया है। पंचकर्म बताया है, जिसमें कि विरेचन अगर आपको कराना है, जैसे कि हमें पता ही है एरंड तेल या एरंड स्नेह इन्होंने यहाँ पर दे दिया, इससे करवाना है। फलवर्ती यानी सपोजिटरी देनी है वहाँ पर। और वात अनुलोमन चिकित्सा, जिसमें कि हरितकी को श्रेष्ठ बताया गया है, वो आपको वहाँ पर देनी है। शमन चिकित्सा के लिए रस, वटी, चूर्ण, क्वाथ और घृत, ये क्रम है जिसमें आपको आदर्श चिकित्सा पत्र लिखना होता है। तो इसी क्रम को आपको इसी तरीके से याद रखना है।
क्या क्या है इसकी शमन चिकित्सा देखिए। तो रस में क्रव्याद रस आता है, वो दिया जाता है। अजीन कंटक रस आता है, वो दिया जाता है। वटी में शंखवटी, अर्कवटी, अग्नितुंडी वटी और हिंगवटी दी जाती है। चूर्ण में आविपत्ति का चूर्ण, हिंगवष्टक चूर्ण और हरीति की चूर्ण। ठीक है। क्वाथ में इसके कोई खास क्वाथ ऐसा नहीं बताया गया है कि जो अजीन में यूज़ होते हैं वही क्वाथ यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है। तो अभ्यारिष्ट वगैरह यहाँ पर दिए जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। अब घृत तो इसमें नहीं दिया जाता, पर घृत के अंतर्गत ही सारे के सारे स्नेह आ जाते हैं। तो स्नेह में ही एक कल्पना आती है तेल, तो एरंड तेल भी इसमें दिया जाता है शमन चिकित्सा के तौर पर। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा बेसिक, जो कि मैंने कवर कराया आपका विबंध, एक छोटा सा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर में आ सकता है।